नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास बातचीत में। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और सच कहूं तो मुश्किल विषय पर बात करने वाले हैं, भावनात्मक शोषण वाले रिश्ते। जी हाँ, और इसके साथ ही हम एक ऐसे विचार को भी देखेंगे जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। जन्म से पहले की योजना। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं जो कैथरीन नाम की एक महिला की कहानी बताते हैं। हाँ, और ये कहानी सिर्फ उनके अनुभवों के बारे में नहीं है। सोर्स इसमें एक आध्यात्मिक पहलू भी जोड़ता है। हमारा मकसद है कैथरीन की यात्रा को समझना और ये जानना कि कोई आत्मा इतनी मुश्किल राह जन्म से पहले क्यों चुन सकती है। सही कहा। और इस बातचीत में हम उपचार, आत्ममूल्य मतलब अपनी कीमत पहचानना और करुणा, इन सब विषयों पर भी बात करेंगे। और यहीं से शायद शुरू करें। ये जो आइडिया है कि क्या हमारे सबसे मुश्किल रिश्ते, यहाँ तक कि शोषण वाले भी, हमारी आत्मा के विकास के लिए चुने गए हो सकते हैं। हाँ, ये सवाल ही अपने आप में बहुत गहरा है और कैथरीन की कहानी इसी जटिल विचार को समझने में एक एक केस स्टडी जैसी है। तो कैथरीन 53 साल की एक लेखिका हैं, वक्ता भी हैं, और वो उन महिलाओं के साथ काम करती हैं जो ऐसे रिश्तों से निकली हैं। हम्म। उनकी खुद की शादी टिम नाम के व्यक्ति से हुई थी, 12 साल चली, और उनके 2 बच्चे भी हैं। सोर्स में अमेरिका में घरेलू शोषण के कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं जो बताते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है। हाँ, लाखों महिलाएं शारीरिक और करोड़ों मौखिक शोषण का शिकार होती हैं। और ये याद रखना भी जरूरी है कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी ऐसे रिश्तों में पीड़ित हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सोर्स मौखिक और शारीरिक शोषण के बारे में एक दिलचस्प बात कहता है ना। हाँ, वो कहता है कि ऊर्जा के स्तर पर ये दोनों एक ही हैं। मतलब अपमानजनक शब्द भी ठीक वैसे ही चोट पहुंचाते हैं जैसे कोई शारीरिक हमला करता है। वो हमारे अंदरूनी ऊर्जा केंद्रों या चक्रों को भेदते हैं। अच्छा, ये तो अलग तरह से सोचना हुआ। चलिए कैथरीन की कहानी में थोड़ा और पीछे चलते हैं। उनके बचपन के बारे में क्या पता चलता है? उनके पिता काफी कंट्रोलिंग थे, परफेक्शनिस्ट थे। कैथरीन उनसे डरती थी, हमेशा उनकी मंजूरी चाहती थी। पिता उनकी हर गतिविधि पर नजर रखते थे। तो एक तरह से बचपन से ही कंट्रोल का अनुभव था। जी। फिर कॉलेज में उन्हें थोड़ी आजादी मिली और वहीं उनकी मुलाकात टिम से हुई। हम्म। कैथरीन टिम के कॉन्फिडेंस और उसके स्नेह की तरफ खिंची, शायद इसीलिए कि ये चीजें उन्हें अपने माता पिता से उतनी नहीं मिली थीं। और टिम का बचपन कैसा था? दिलचस्प बात यह है कि टिम को भी अपने माता पिता से वो भावनात्मक लगाव नहीं मिला था, तो शायद उनमें एक तरह का एक कनेक्शन बना। लेकिन रिश्ते की शुरुआत में ही कुछ रेड फ्लैग्स थे। वो स्की टीम वाली घटना। हाँ बिल्कुल। जब कैथरीन कॉलेज की स्की टीम में चुनी गई तो टिम को जलन हुई। उसने मना किया कि वो टीम में न जाए। ओ, कैथरीन को बुरा लगा, थोड़ी गिल्ट भी हुई, लेकिन वो फिर भी टीम में गई। ये पहला संकेत था कि टिम कंट्रोल चाहता था। और फिर वो पहली शारीरिक हिंसा की घटना हुई। हाँ, वो एक दोस्त की शादी से ठीक पहले की रात थी। टिम ने डेट कैंसिल कर दी, दोस्तों के साथ पीने चला गया। फिर देर रात कैथरीन के घर आया और इस बात पर गुस्सा हुआ कि वो बाहर क्यों गई थी। बहस बढ़ी और उसने कैथरीन को मुक्का मार दिया और साथ में ये भी कहा, ओह, इससे दर्द नहीं होता। ये सुनना भी मुश्किल है। अगले दिन शादी थी। हाँ, अगले दिन शादी में उनके हाथ पर बड़ा नीला निशान था। उन्होंने उसे छुपाने की बहुत कोशिश की। शर्मिंदगी थी और खुद को दोषी मानने की भावना भी। यहाँ सवाल उठता है, इतने सब के बाद भी वो उस रिश्ते में क्यों रहीं? हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। कैथरीन खुद बताती हैं कि 90% समय टिम अच्छा था, दयालु था, प्यार करने वाला था। अच्छा। वो गहरी बातें करते थे, भविष्य के सपने देखते थे। उन्हें टिम से सच में बहुत प्यार था। तो ये रिश्ता कई साल चला, फिर उन्होंने शादी कर ली। बाहर से चीजें अक्सर अलग दिखती हैं। और शादी के बाद मुश्किलें क्या बढ़ गईं? हाँ, बढ़ गईं। पहले बच्चे के जन्म के बाद कैथरीन पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरी। ये बच्चे के जन्म के बाद होने वाली एक मानसिक और भावनात्मक उथल-पुथल है। जी। टिम इसे समझ नहीं पाया। वो गुस्सा होता था, बच्ची की देखभाल में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता था। सारी जिम्मेदारी कैथरीन पर आ गई। और वो मौखिक शोषण? वो भी बढ़ता गया। टिम उन्हें लगातार नीचा दिखाता था। तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। वो उनका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करता था। दूसरों के प्रति दया दिखाने पर भी ताने मारता था। और फिर एक घटना और भी ज्यादा गंभीर हुई, बाथरूम वाली। हाँ, एक बहस इतनी बड़ी कि टिम ने उन्हें उठाकर बाथटब पर पटक दिया। हे भगवान! ये इतना हिंसक था कि उनके बच्चे चीखते हुए, डैडी रोको। बच्चों के आने से ही वो रुका। इससे पता चलता है कि हिंसा किस हद तक पहुंच चुकी थी। तो फिर बदलाव कब आया?
वो टर्निंग पॉइंट क्या था? उनके भाई की अचानक मौत हो गई। ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। ओह। इस दुख से उन्हें एंग्जाइटी अटैक्स होने लगे और उन्होंने काउंसलिंग लेनी शुरू की। थेरेपी ने उनकी आंखें खोली। अच्छा, कैसे? उन्हें एहसास हुआ कि वो बेहतर व्यवहार की हकदार हैं। यही से उन्होंने टिम का विरोध करना शुरू किया। लेकिन शादी तोड़ना, खासकर जब आपने कस्में खाई हों, आसान तो नहीं रहा होगा? बिल्कुल नहीं। अंदर एक बहुत बड़ी कश्मकश थी। शादी निभाने का वादा एक तरफ और अपनी आत्मा की आवाज दूसरी तरफ। लेकिन जैसे जैसे उनका आत्मसम्मान बढ़ा, टिम के लिए प्यार कम होता गया और आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और टिम को बता दिया कि ये शादी अब खत्म हो चुकी है। और तलाक के बाद उनका सफर कैसा रहा? धीरे धीरे उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से बनाया। ये एक लंबी प्रक्रिया थी। उन्होंने सीखा कि डर असल में उनके अंदर ही है और उसका सामना करना जरूरी है। वो अपनी भावनाओं को ज्यादा गहराई से महसूस करने लगी और उन्होंने इस पूरी स्थिति में अपनी भूमिका को भी स्वीकार किया। अपनी भूमिका को स्वीकार किया मतलब खुद को दोष दिया? नहीं, दोष देने का अंदाज में नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि वो इस स्थिति में कैसे पहुंची ताकि वो सीख सकें और आगे बढ़ सकें। समझ गई। कैथरीन की कहानी वाकई हिम्मत और दर्द दोनों की कहानी है। अब उस दूसरे पहलू पर आते हैं जिसकी बात सोर्स करता है, जन्म पूर्व योजना। ये आइडिया कि हमारे अहम रिश्ते, अच्छे या बुरे, शायद आत्मा के लेवल पर पहले से तय होते हैं। ये मानना थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, ये बिल्कुल एक अपरंपरागत विचार है। सोर्स बताता है कि कैथरीन ने एक मीडियम से संपर्क किया। मीडियम वो व्यक्ति होता है जो कहते हैं कि वो आत्माओं या दूसरी दुनिया की सत्ताओं से बात कर सकता है। इनका नाम स्टेसी वेल्स था। अच्छा, और कैथरीन क्या जानना चाहती थी? स्टेसी को क्या पता चला? क्या सच में कैथरीन ने टिम को चुना था? स्टेसी के अनुसार हाँ, जन्म से पहले आत्मा के स्तर पर कैथरीन ने जानबूझकर टिम को चुना था, जबकि उनके पास और भी विकल्प थे। जानबूझकर? लेकिन क्यों? कहा जाता है कि इस योजना वाले सेशन में टिम अपने एक पिछले जन्म के व्यक्तित्व में था, 1400 के दशक के इटली से, जहां वो खुद को बेहतर महसूस करता था। ये शायद उसके इस जीवन में आत्ममूल्य की कमी की तरफ इशारा था। और कैथरीन ने उसे क्यों चुना? स्टेसी ने पाया कि कैथरीन को पिछले जन्मों से ही टिम के प्रति एक गहरा खिंचाव महसूस होता था। शायद वो उसे पहले पा नहीं सकी थी। उन्होंने टिम के अंदर आत्मस्वीकृति की जो गहरी जरूरत थी उसे पहचाना, जैसे उसके अंदर एक बड़ा खाली बर्तन हो। और वो उसे भरना चाहती थी? हाँ, अपने प्यार से उसे दिखाना चाहती थी कि वो कितना अच्छा है। लेकिन क्या टिम को डर नहीं था कि वो कैथरीन को चोट पहुंचा सकता है, जैसा कि बाद में हुआ भी? हाँ, सोर्स के अनुसार जन्म पूर्व योजना के दौरान टिम ने ये डर जाहिर किया था कि वो कैथरीन पर निर्भर हो जाएगा, गुस्सा करेगा, शायद उसके प्यार का सम्मान करना भूल जाएगा। उसने कहा भी, मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूं। वो इस जीवन में आने से हिचक रहा था। और इस पर कैथरीन की क्या प्रतिक्रिया थी? कैथरीन ने कहा कि वो उसे प्यार करना चाहती हैं और उसे प्यार पाना चाहती हैं। वो परिवार की ज्यादातर जिम्मेदारी उठाने को भी तैयार हो गई। उन्होंने टिम के गुस्से की समस्या को भी माना? हाँ, उन्होंने उसे स्वीकार किया, यहां तक कहा, तुम में मैं खुद को देखूंगी, शायद अपने अंदर के किसी अधूरे पहलू की तरफ इशारा करते हुए। उन्होंने टिम की अच्छाई, उसकी कोमलता, करुणा देखी, जिसे वो बाहर लाना चाहती थी। उन्होंने इस रिश्ते पर जोर दिया। तो इतनी सारी चेतावनियों के बावजूद टिम मान गया? हाँ, सोर्स कहता है कि उसने आगे बढ़ने का फैसला किया, ये महसूस करते हुए कि ये उसके खुद के विकास और संपूर्णता की यात्रा में मदद करेगा। ये फैसला तर्क से ज्यादा एक अंदरूनी एहसास, एक सही होने की भावना पर आधारित था। इस पूरी प्रक्रिया में स्पिरिट गाइड्स यानी आध्यात्मिक मार्गदर्शकों का भी जिक्र है। ये कौन होते हैं? स्पिरिट गाइड्स को गैर भौतिक सहायक या सलाहकार माना जाता है, जो हमारी आत्मा की यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं। अच्छा। स्टेसी ने कैथरीन और उसकी एक महिला गाइड के बीच हुई बातचीत का भी जिक्र किया। उस गाइड ने कैथरीन को चेताया था। क्या चेतावनी दी थी? कि ये रिश्ता वैसा नहीं होगा जैसी वो उम्मीद कर रही हैं। गाइड ने सवाल उठाया कि क्या वो एक ऐसे इंसान के प्रति करुणा रख पाएगी जो कठोर और हिंसक हो सकता है। गाइड ने कैथरीन के खुद के आत्मप्रेम पर ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया। और कैथरीन ने क्या कहा? उन्होंने गाइड की बात मानी? नहीं, कैथरीन पूरी तरह दृढ़ थी। उन्होंने कहा कि वो चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, इस चुनौती के लिए तैयार हैं। उन्हें लगा कि वो वहां प्यार दे सकती हैं जहां दूसरे नहीं दे पाते। उन्होंने इसे किसी पिछले जन्म से भी जोड़ा था, है ना? हाँ, एक पिछला जन्म जहां टिम उनका बेटा था और उसकी हिंसक मौत हुई थी। वो खुद को उसकी रक्षा करने में नाकाम महसूस करती थी। वो उस कमी को इस जीवन में पूरा करना चाहती थी। और गाइड ने फिर क्या कहा? गाइड ने एक और पिछले जीवन का जिक्र किया,
जहां कैथरीन खुद शक्तिहीन थी। गाइड ने फिर चेताया कि ये रिश्ता उसे भीतर तक हिला देगा, उसे अपने सच पर टिके रहना होगा। गाइड ने कोई और सुझाव दिया? हाँ, गाइड ने यहां तक सुझाव दिया कि वो टिम की साथी बनने के बजाय उसकी मां बन जाए। शायद वो कम जोखिम भरा रास्ता होता, लेकिन कैथरीन रोमांटिक रिश्ते की खुशी चाहती थी। उन्हें विश्वास था कि उनका साझा प्यार किसी भी मुश्किल से बड़ा होगा। तो मतलब कैथरीन ने चेतावनियों के बावजूद इस रिश्ते को चुना, अपनी पिछली अधूरी ख्वाहिशों और टिम को ठीक करने की गहरी इच्छा से। हाँ, बिल्कुल। और बाद में कैथरीन ने खुद भी माना कि उनकी आदत है पहले पानी में कूद जाना और फिर लाइफ जैकेट ढूंढना। उन्होंने समझा कि पिछले जन्म का जो दर्द था वो उन्हें टिम को इतनी शिद्दत से प्यार करने और ठीक करने के लिए प्रेरित कर रहा था। ये सब बहुत बहुत गहरा है। सोर्स ये भी बताता है कि कैथरीन बाद में खुद अपने गाइड से सीधे बात करने लगी। उनसे क्या खास बातें पता चली? हाँ, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। जैसे उन्होंने पूछा कि उन्होंने इतना कंट्रोलिंग पिता क्यों चुना। हाँ, ये सवाल मेरे मन में भी था। गाइड के अनुसार ये उन्हें प्रमुख पुरुषों की आज्ञा मानने की एक तरह की ट्रेनिंग थी, जो अनजाने में उन्हें टिम जैसे साथी के लिए तैयार कर रही थी। ओह, पिता के डर से उनका दिमाग जैसे बंद हो जाता था, और वही पैटर्न बाद में टिम की आक्रामकता के सामने दोहराया गया। पिता ताकत के प्रतीक थे, मां दया की। कैथरीन को इन दोनों गुणों को अपने अंदर मिलाना सीखना था। तो पिता और टिम के बीच का कनेक्शन एक सबक का हिस्सा था, सीखना जारी रखने के लिए। सोर्स के अनुसार क्योंकि वो पिता के नियंत्रण से जुड़े सबक पूरी तरह नहीं सीख पाई थीं, तो टिम उनके जीवन में स्वतंत्रता, मुक्ति और अपनी कीमत पहचानने के सबक को जारी रखने के लिए आए। क्या उनका कोई साझा लक्ष्य भी था? हाँ, उनका लक्ष्य एक दूसरे की मदद करना था। कैथरीन को अपनी ताकत पाने में मदद करना और टिम को अपना दिल खोलने और अपनी कीमत पहचानने में। यहाँ तक कि यह सहमति भी थी कि अगर टिम अपने हिस्से का सबक नहीं सीखता तो कैथरीन शादी छोड़ देंगी, जो उसके लिए एक बड़ा झटका होगा। और अगर टिम इतना हिंसक नहीं होता तो क्या तब भी कैथरीन का रास्ता यही होता? गाइड ने बताया कि कैथरीन तब भी नेतृत्व और सिखाने के रास्ते पर ही चलती, लेकिन उनका फोकस शायद शोषण से बचे लोगों पर ना होता। क्या दुर्व्यवहार की मात्रा भी प्लान की गई थी? मतलब कितनी हिंसा होगी? ये माना गया था कि कुछ दुर्व्यवहार हो सकता है, लेकिन जिस हद तक हुआ शायद उतनी उम्मीद नहीं थी। रिश्ते के अंदर ही उपचार की संभावना हमेशा थी। आत्माएं एक दूसरे की ओर क्यों खींचती हैं? यहाँ वाइब्रेशनल रेजोनेंस या कंपन अनुनाद का जिक्र है। इसे आसान शब्दों में समझाएंगे? बिल्कुल। कंपन अनुनाद का मतलब है कि हम अनजाने में उन लोगों और स्थितियों की ओर खिंचते हैं जो हमारी अपनी अनसुलझी भावनाओं या सीखने वाले विषयों से मेल खाती हैं। जैसे कैथरीन और टिम दोनों में आत्ममूल्य की कमी थी। ये साझा भावनात्मक घाव उन्हें एक दूसरे की ओर खींच लाया। तो ये घाव और सीखने की इच्छा ही वजह है। हाँ, सोर्स कहता है कि आत्माएं अक्सर इन्हीं वजहों से एक साथ आती हैं। इरादा हमेशा जीत जीत का होता है, कुछ देना और कुछ सीखना। कैथरीन इस मामले में काफी आग्रही थी। और क्या इस तरह के अनुभवों से सीखना और खुद का उपचार करना भविष्य में ऐसे रिश्तों से बचा सकता है? गाइड के अनुसार हाँ, काफी हद तक। जब हम अपने घावों को भरते हैं, जैसे अपना आत्म मूल्य खोजते हैं, तो हमारी ऊर्जा, हमारा कंपन बदल जाता है। अच्छा। इससे हम अलग तरह के लोग और रिश्तों को आकर्षित करते हैं। एक व्यक्ति जो ठीक हो चुका है, वो शायद भविष्य में किसी संघर्ष कर रही आत्मा की मदद एक गाइड या दोस्त के रूप में करे, न कि एक पीड़ित साथी बनकर। ठीक है, तो इन सब जानकारियों को अगर हम एक साथ रख कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? ये कंपन अनुनाद वाली बात काफी अहम लगती है। हाँ, बिल्कुल। सोर्स के अनुसार कैथरीन और टिम दोनों ने ऐसे माता पिता चुने जो उनके पिछले जन्मों के मुद्दों को दर्शाते थे, जैसे अयोग्यता, कंट्रोल होना। ये उनके विकास की शुरुआत थी। फिर उनका एक दूसरे को चुनना भी इसी कंपन अनुनाद पर आधारित था, वो साझा अयोग्यता वाला भाव। लेकिन इसमें एक दूसरे को ठीक करने और एक दूसरे में अच्छाई देखने की इच्छा भी शामिल थी। लेकिन कैथरीन का वो कहना, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, क्या ये योजना बनाते समय ही उनके आत्ममूल्य की कमी को नहीं दिखाता? क्या ये एक खतरनाक शुरुआत नहीं थी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सोर्स इसे इस नजरिए से देखता है कि आत्मा के स्तर पर गलती या विफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। सिर्फ अनुभव। हाँ, सिर्फ अनुभव और सीखना। आत्मा निर्णय नहीं लेती, वो ज्ञान को महत्व देती है, चाहे वो दर्दनाक अनुभव से ही क्यों ना आए। इसलिए गाइड की सलाह के खिलाफ जाना भी आत्मा के नजरिए से गलती नहीं है, ये एक चुना हुआ अनुभव है। हालांकि हमारे मानवीय नजरिए से यह समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो फिर विकास कैसे होता है?
अगर सब कुछ पहले से तय है या सिर्फ सीखने का अनुभव है? विकास होता है करुणा और ज्ञान के संतुलन से। कैथरीन ने शुरुआत टिम के प्रति गहरी करुणा से की। उनका विकास तब हुआ जब उन्होंने इस करुणा को बनाए रखते हुए भी आत्म प्रेम और ज्ञान के आधार पर अलग चुनाव करना सीखा। जब उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे लिए करुणा है, लेकिन मैं अब और दुर्व्यवहार सहने को तैयार नहीं हूं, और टिम को छोड़ा, वो विकास का एक अहम पड़ाव था। तो क्या इस तरह की जन्म पूर्व योजनाओं को समझना हमें दूसरों के प्रति कम आलोचनात्मक और ज्यादा दयालु बना सकता है, शायद खुद के प्रति भी? सोर्स तो यही सुझाव देता है। अगर हम ये माने कि कठिन रिश्तों में शामिल लोग, हम खुद भी शायद गहरे स्तर पर कुछ सीखने या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद गुस्सा या जजमेंट की जगह करुणा और समझ ले सकती है। ये नजरिया बदलना आसान नहीं है, पर ये एक संभावना तो खुलता ही है। प्रेम और आत्म प्रेम की भूमिका भी बहुत बहुत सेंट्रल लगती है इसमें। हाँ, बिल्कुल। सोर्स के अनुसार जीवन का एक मुख्य उद्देश्य प्रेम को याद करना और व्यक्त करना है, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। कैथरीन की यात्रा पहले टिम को प्यार देने पर केंद्रित थी, लेकिन फिर वो आत्म प्रेम की ओर मुड़ी। दोनों जरूरी थे, और दिलचस्प बात यह है कि टिम को छोड़ने का उनका कदम, जो आत्म प्रेम का प्रतीक था, वही उनके गाइड की मूल इच्छा भी थी। तो अंत में इस पूरी चर्चा और कैथरीन की कहानी का सार क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? सोर्स के नजरिए से देखें तो सार ये है कि जीवन प्रेम को अनुभव करने और व्यक्त करने का एक अवसर है, और यहाँ तक कि जब हम कठिन दर्दनाक अनुभवों की योजना बनाते हैं, जैसा कि सोर्स बताता है, उसमें भी एक साहस और करुणा छिपी होती है। इस साहस को पहचानना हमें आत्मक्षमा और आत्म प्रेम की ओर ले जाता है, और शायद यही वो असली उपचार है जो जन्म से पहले चाहा गया था। सोर्स तो उपचार को आत्मा की सर्वोच्च उपलब्धि कहता है। ये वाकई गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला दृष्टिकोण है। तो मुख्य बात यह है कि हमारे सबसे दर्दनाक अनुभव भी इस नजरिए से आत्मा के विकास, उपचार और प्रेम व आत्ममूल्य जैसे सबक सीखने की एक बड़ी योजना का हिस्सा हो सकते हैं। कैथरीन की कहानी इस जटिल विचार को समझने का एक शक्तिशाली जरिया है। हाँ, और ये नजरिया हमें अपने जीवन के संघर्षों और रिश्तों को एक अलग रोशनी में देखने में मदद कर सकता है। शायद ये हमें खुद के और दूसरों के प्रति थोड़ी और नरमी और करुणा रखने के लिए प्रेरित करें। तो आज की इस गहरी बातचीत को समाप्त करते हुए हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि हमारी कुछ गहरी चुनौतियां वास्तव में हमारे विकास के लिए हमारे द्वारा ही चुनी गई हैं, तो ये हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के तरीके को कैसे बदल सकता है? हम अनजाने में कौन से समझौते या कॉन्ट्रैक्ट पूरे कर रहे हो सकते हैं, और हम यहाँ कौन से सबक सीखने आए हैं, खासकर खुद से प्यार करने के बारे में। इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, इस पर विचार करना यकीनन सार्थक हो सकता है।